नमस्कार क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के स्टडी चैनल प्लेटफॉर्म एजू साइन टीच क्लासेस में। क्लास हमने जो कल फर्स्ट हिंदी की क्लास थी वो हमने कर ली है। आई होप आपको उसमें से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी थी आपको पहली क्लास? उम्मीद है कि वो एक बहुत बेहतर क्लास साबित हुई होगी। क्लास देखिए कि कुछ यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें काफ़ी लग रही थी मैंने उनको टिक कर दिया है पहले से ही, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कुछ इशू है, मैं पेन का यूज़ करके आपको नहीं समझा पा रही हूँ। जहाँ पे जो चीज़ मुझे लिखनी चाहिए वो चीज़ मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास आगे बढ़ते हैं। और आप जितनी भी हिंदी की क्लासेस मैं करा रही हूँ, आप जब एट लास्ट खुद को जांचेंगे तो आप एक बेहतरीन लेवल पे खुद को पाएंगे। ठीक है क्लास, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? देखिए, वाक्यों का जो वर्गीकरण है क्लास, तो वर्गीकरण का जो ये वाक्य पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो हम सभी जानते हैं कि सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 होते हैं। तो ये जो आज्ञार्थक वाक्य होता है क्लास, ये अर्थ के आधार पर होता है। जो आज्ञार्थक वाक्य है ये अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद होता है ये वो होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्लास आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ होता है क्लास? देखिए, सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक जो भेंट दी जाए। भेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही महंगी हो, लेकिन अगर सामान्य है किंतु वो प्रेम पूर्वक दी जा रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि सुदामा के तंदुल जो है, इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में भी सीटेट के पूछे गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया करिए क्लास। नेक्स्ट, खरी मजूरी चोखा काम, इसका क्या मतलब है? देखते हैं क्लास। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो क्लास देखिए, जो खरी मजूरी चोखा काम है, इसका मतलब होता है कि पूरी मजदूरी आप देंगे तभी अच्छा काम होगा। मतलब अगर आप मजदूरी अच्छी दे रहे हैं तो काम भी वो लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, इसी पे एक चीज़ और जो बेस्ड है वो है कि जैसे सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये भी आपने पढ़ा होगा कि सस्ती चीज़ें बार बार ख़राब होती हैं, महंगी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं जल्दी। तो यहाँ पे खरी मजूरी चोखा काम से मतलब है कि मजदूरी आप पूरी देंगे तभी अच्छा कार्य होगा। ये सब मैंने बताया था कल, एक क्वेश्चन आया था कि जो आपके इस टाइप के मुहावरे वाले वाक्य हो सकते हैं, आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन था, मैंने कल ही आपको समझा दिया था, अगर आपने बहुत ध्यान से क्लास को देखा होगा तो। कल ही मैंने बताया था आपको कि जब जो मुहावरे होते हैं इनका प्रयोग करके हम ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं, इनका प्रयोग करने पर ज़्यादा अच्छा ये चीज़ें सीख पाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि जो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है वो अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए पहले से टिक कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है क्लास? जो आप होमवर्क देते हैं अपने स्टूडेंट को, वो देने के पीछे आपका मेन पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका जब आप होमवर्क देते हैं? तो छात्रों को घर पर व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना? जी हाँ, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि सुलेख की योग्यता का विकास करना, ठीक है। संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। लेकिन स्पेशली जब हम होमवर्क देते हैं तो हमारा मोटिव यही रहता है कि बच्चे उस चीज़ को दोहरा के आएँ जिससे वो चीज़ें उन्हें लर्न रहें। ठीक है क्लास, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन मूव करते हैं। भाषा शिक्षण की उपागम है, देखते हैं क्लास। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के उपागम है, तो भाषा शिक्षण के उपागम क्या है क्लास, देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो पाठ संसर्ग उपागम है और रचना शिक्षण का उपागम है, ये दोनों ही भाषा शिक्षण के उपागम है, पाठ संसर्ग तथा रचना शिक्षण। ठीक है क्लास, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड बस मुझे दीजिए। डिस्टर्बेंस के लिए आई एम वेरी सॉरी क्लास।
तो हम बात कर रहे थे भाषा शिक्षण के उपागम। भाषा शिक्षण के जो उपागम हैं वो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम है। क्लास इसको याद कर लेना है आपको, मैंने सर्कल बना दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको एकदम लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है? तो छात्रों का जो शब्द भंडार है उसमें हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं क्लास, देखते हैं। शब्दकोश का उपयोग बिल्कुल सही, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना बिल्कुल सही, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो उपरोक्त सभी आंसर इसमें से हो जाएंगे कि छात्रों के अगर शब्द भंडार में आप वृद्धि करना चाहते हैं तो उन्हें शब्दकोश का उपयोग करना सिखाइए, उनमें खुद से पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना सिखाइए, और शिक्षक स्वयं भी अच्छे शब्द का और कुछ ऐसे नए शब्दों का उपयोग करे जो बच्चा न जानता हो, जिससे उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो। क्लास देखिए यहाँ पे लिखा, कुछ बच्चे इस चीज़ को गलत मान सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। बच्चों का ये मानना रहता है कि मैम मेरी अभी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने इसको एकदम से गलत कहा मैम अगर शिक्षक नए शब्दों का प्रयोग करेगा तो बच्चा समझेगा कैसे। क्लास देखिए आपकी बात ठीक है कि बच्चा, अगर शिक्षक हमेशा नए शब्दों का प्रयोग करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। लेकिन आप एक बात बताइए, हमेशा मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूँगी तो आप तो उसी में सिमट कर रह जाएंगे, आपके शब्द भंडार में तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन नेगेटिव नहीं है क्लास की, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्लास में टीचर को नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे के जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि हो, उसके शब्दकोश में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? क्लास ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो आगमन विधि के रूपों की संख्या है क्लास वो 2 है। देखिए एक होता है अयथार्थ आगमन, एक होता है यथार्थ आगमन। जो मिल महोदय थे उन्होंने आगमन के 2 भेद बताए थे, कौन कौन से, अयथार्थ आगमन और यथार्थ आगमन। देखिए अयथार्थ आगमन क्या होता है, जो एक्चुअल में आगमन नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है। और देखिए क्लास मिल के अकॉर्डिंग जो वस्तुतः वह आगमन है जिसे ऐसी संज्ञा सचमुच दी जानी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शनल समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी यथार्थ और अयथार्थ में। यहाँ पे आप रियल और अनरियल के माध्यम से भी समझ सकते हैं यथार्थ और अयथार्थ को। आपसे वैसे मोस्टली जो पूछेगा आप उतना ही याद रखिए कि आगमन विधि के ही ये 2 रूप हैं। देखिए आगमन विधि बहुत पूछी जाती है, मैंने आगमन विधि आपको बताया था। आगमन विधि वह होती है क्लास जिसमें पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाएँ, उसके बाद उसे आगे संज्ञा समझाई जाए, तो वो आगमन विधि हो गई आपकी। पहले एग्ज़ाम्पल दिए जाएँ, उसके बाद समझाया जाए। तो जो आगमन विधि है उसके 2 रूप हो गए, अयथार्थ आगमन और यथार्थ आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं शिक्षण कौशल का उपयोग कब करते हैं, तो कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, हम दोनों जगह कर सकते हैं। कक्षा के अंदर भी हम शिक्षण कौशल का उपयोग कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या साधन है? पत्र लिखना तो लिखित अभिव्यक्ति है, बिल्कुल है, निबंध भी लिखना है, नाट्य लेखन भी है, लेकिन वाद विवाद तो मौखिक अभिव्यक्ति है। आपके क्लास में जो कॉलेज में अक्सर ये कंपटीशन रखा जाता होगा वाद विवाद का जो है, ये तो मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने का एक साधन है, ये एक मौखिक अभिव्यक्ति है। लेकिन जो लिखित अभिव्यक्ति है क्लास, वो आपके जैसे निबंध लिखना, नाटक लिखना, पत्र लिखना, तो ये सब लिखित अभिव्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक होता है? ठीक है, देखते हैं। अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। क्लास देखिए, जब तक बच्चे लिखना ही नहीं चाहेंगे, वो लिखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उन्हें अक्षर सिखाकर या और चीज़ें सिखाकर क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो उन्हें जो लिखना है, आपको अगर उनको लिखना सिखाना है, तो पहले तो आप उनमें लिखने को लेकर इंटरेस्ट जगाइए। अब आप वो कैसे जगा सकते हैं? उन्हें आप पेंसिल दीजिए और उन्हें बताइए कि कैसे आप लिखें, तो वो धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सबसे पहले लाइन तो यही हो गई। लेकिन क्लास पूछता है कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले और क्या चीज़ें आवश्यक हैं? तो लिखने में अक्षर सिखाना या मैथ सिखाना, वो सब लिखने में ही आ जाता है। तो सबसे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देखते हैं प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया है, पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तक। क्लास देखिए प्रिंट मीडिया नहीं हो सकता है क्लास।
पाठ्य पुस्तक जो है ये तो शिक्षार्थी और जो टीचर है उन सब के बीच की चीज़ें हैं, तो ये प्रिंट मीडिया से इसका कोई संबंध नहीं है। क्लास देखिए, साइट अक्सर पूछता है। साइट क्या है? साइट एक उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, जो है आपका सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट जो है। तो क्लास इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने रेड पेन से इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट टिक कर दिया है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण ये है, पहला तो है कि रटाई से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम व्याप्ति, ठीक है। विद्यार्थियों का हित, ठीक है। निष्पक्ष मूल्यांकन, सबसे बेटर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसमें क्लास हम बच्चों का एक निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे ने यदि कोई पैराग्राफ लिखा है तो वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर किसी को लिखने को किसी टॉपिक पे दिया, तो ये सिंपल सी बात है कि बच्चों की विचारों में बहुत ही भिन्नता होती है, तो सभी बच्चे अपने विचारों के अनुसार ही लिखेंगे। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ में आप एकदम निष्पक्ष हो जाते हैं, आंसर एक ही होता है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण आपसे पूछा जाए तो वो निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ठीक है। वस्तुनिष्ठ नहीं, अति लघु नहीं, लघु नहीं, निबंध। क्लास अगर बच्चे निबंध आपको लेकर दिखाते हैं तो आप एक अच्छे से जांच पाएंगे कि बच्चे की एक्चुअल में जो उसकी विचार की क्षमता है वो कैसे शब्दों को रखने की है, कैसे शब्द वो सोचता है। तो जब वो निबंध लिखता है आप ज़्यादा अच्छा पता कर पाएंगे। नेक्स्ट, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक करना भूल गई हूँ, आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, ये अक्सर पूछता है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो वो आपकी ब्लूम महोदय थे, जिन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं? नहीं। छात्रों के घायल? नहीं। छात्रों की कमजोरियों का जो निदान होता है वो उपचारात्मक शिक्षण है। यहाँ पे उपचारात्मक से मतलब आपको ये नहीं समझना है कि जो किसी को चोट लगने पे उपचार देते हैं, नहीं। बच्चों की कमजोरियों को पहचानना और उसे दूर करना भी एक तरह से उपचार करना ही है। नेक्स्ट, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो ये तो क्लास वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आप, बच्चा बोल रहा है तो उसे आप अभी ही सुधारिए। ऐसा नहीं है कि अभी बोलने दीजिए, वो छोटा है, गलती कर रहा है, नहीं। आपको पहले ही जो आप उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक आप शिक्षा दे रहे हैं, उसी समय आपको उसके उच्चारण को सुधारना है, आगे के लिए उसे आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, एक गद्यांश दिया रहता है जिसमें से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं गद्यांश को जल्दी से। भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ चुका है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है, हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है। इस समय यह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनैला हो गया है। ये वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत टिपिकल लगता है, तो वो चीज़ें वहीं पे अंडरलाइन कर लिया करिए आप लोग। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, प्रभुति, विभीषिकाएं जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थीं, आए दिन कहीं न कहीं अपनी लोमहर्ष लीला संपन्न करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास, मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूह देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं, अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। नेक्स्ट, देखते हैं अब इसमें से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। क्लास थोड़े से आपको लगता होगा कि टफ है, बट ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप 2 3 4 प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखते हैं, लिखा है कि संधि और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ध्वंसावशेषों का संधि, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें ध्वंस और अवशेष दोनों का प्रयोग हुआ है। ये एक प्रत्यय है अवशेष। जब आप थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा।
नीचे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्लास, उसमें पूछ रहा है कि समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, घात प्रतिघात देखते हैं। तो घात प्रतिघात ऐसा शब्द है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए बीच में आपको जो डैश का चिन्ह दिख रहा है, ये योजक चिन्ह द्वंद्व समास तथा घात के साथ प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए पूछ रहा है समास और उपसर्ग, तो समास तो आपका द्वंद्व समास हो गया और जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग लगा है। मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है कि परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दिया था। उन्हें इसमें गलत आंसर क्योंकि बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तत्सम और उपसर्ग, वह तत्सम शब्द बताना है आपको जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का। पहले तो आप तत्सम ढूंढ लीजिए, मानवीय, मानवता, अधीर। तो इसमें तत्सम कौन सा है आपका? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे यानी कि ज्यों के त्यों लिए जाएं। तो विखंडित देखिए क्लास, विखंडित का जो तद्भव हो जाएगा वो टूटा फूटा हो जाएगा, टूटा हुआ विखंडित हो जाएगा, टूटा हुआ। तो तत्सम यहाँ पे विखंडित है आपका। तो विखंडित में देखिए उपसर्ग और जो देखिए वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। खंड इत, खंडित जब आप बोल रहे हैं तो उसमें इत का लोप हो रहा है, तो वी उपसर्ग है और इत का प्रयोग हुआ है, विखंडित। वैसे मानवता में भी ता प्रत्यय है, लेकिन क्लास मानव में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन ता प्रत्यय है। नेक्स्ट, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? लोमहर्षक, देशवासियों, आत्मनिर्भरता, सर्वाधिक। तो क्लास देखिए जो कर्म तत्पुरुष समास है वो है लोमहर्षक। लोमहर्षक में क्या होता है? जो रोंगटे को खड़ा कर दे ऐसी चीज़। इसमें कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। देखिए कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पे कैसे है, मैं थोड़ा सा अगर आपको डिफाइन करूँ तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि लोमहर्षक रोंगटे को खड़ा करने वाला। ठीक है क्लास, जैसे यहाँ लिखा है आत्मनिर्भरता, स्वयं पर निर्भरता। तो यहाँ पे तो कर्म तत्पुरुष नहीं आ रहा है, कर्म तत्पुरुष पूछ रहा है तो लोमहर्षक यानी कि रोंगटे को खड़ा करने वाला। कर्ता ने कर्म को, इसको रट डालिए कारक पूरा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पे पर। तो यहाँ पे देखिए अधिकरण अगर पूछता तो वो आत्मनिर्भरता हो जाता, यानी कि स्वयं पर निर्भरता। ठीक है क्लास, आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, इनमें से तत्सम शब्द बताइए। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आज़ादी। तो झोपड़ियों और आज़ादी तो पता चल रहा है। देखिए क्लास श्रद्धा और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का तद्भव हो जाएगा आज़ादी, और जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो आप नॉर्मली तद्भव निकालेंगे अगर श्रद्धा का, तो पूजा निकाल सकते हैं आप। नॉर्मली पूजा हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, या श्रद्धा आप विश्वास भी कह सकते हैं। तो जो इसमें तत्सम आएगा क्लास वो आएगा आपका स्वतंत्रता और श्रद्धा। देखिए यहाँ पे एक गद्यांश और है, गद्यांश को पढ़ते हैं आसानी से, आराम से, उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई। वह देर तक गीत गाती रही, उसे समय का पता ही न था। आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया, रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम के कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम हो गई स्त्रीलिंग है, रात हो गई स्त्रीलिंग है, आंखें भर आई स्त्रीलिंग है, कलेवा कर लो। तो ये जो है कलेवा, यहाँ पे आप जलपान मतलब क्लास नाश्ता आप कह सकते हैं। तो आप ये नाश्ता कर ली, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लिया है, नाश्ता कर ली नहीं है, तो ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट, कुसुम शाम को घर गई, कौन सा काल है? तो ये तो सामान्य भूत सा काल है, कुसुम शाम को घर गई। ठीक है,
देखिए क्रिया का वह रूप जिसमें ये बोध हो कि जो क्रिया है वो बीते समय में हुई है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन से समय में हुई है। वो शाम को घर गई, शाम को तो क्या शाम एक अच्छा खासा लाइन टाइम पीरियड है शाम, तो वो फिक्स नहीं है कि किस समय ये क्रिया हुई है, तो ये सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन, देखते हैं क्लास क्या पूछ रहा है। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। ठीक है, घी, घर, गीत, सखी। तो देखिए ये क्लास कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके हमेशा एक वचन में आते हैं, जैसे घी, बहुत घी है या थोड़ा सा घी है, तो आप ऐसे नहीं बहुत घिए हैं, एक ही होता है। तो घी, वर्षा, दूध, सत्य, ये ऐसे हैं जिनके अ, एक वचन में हमेशा होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास लिखा है कि कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद घी का बहुवचन नहीं बनता। आप कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए तो घी का बहुवचन आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है क्लास। नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ आपको, 1 मिनट लेके आपका। जैसे यहाँ पे लिखा है कि घर हो, घर, तो अब घर का भी तो बहुवचन हो सकता है ना क्लास, कोई भी कारक लगाइए। वो सभी अपने घरों में रहें, वर्षा हो रही है, इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। ठीक है, चाचा, छात्र, मामा। तो ये तो साइकिल है क्लास, साइकिल का लिंग नहीं बदल सकता। जैसे चाचा चाची, छात्र छात्रा, मामा मामी, इन सब का चाचा है, चाचा में हम अगर उसका लिंग बदलते हैं तो चाची हो जाता है, चाचा की। तो इस तरह से जो साइकिल है, साइकिल का तो लिंग नहीं बदलेगा, साइकिल तो साइकिल ही होगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मन, पराग। देखिए क्लास ये तो दर्शन हो गया। यहाँ देखिए मैंने एक चीज़, ये हमेशा पूछा गया है इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट टिक कर दिया है। दर्शन, आंसू, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। हस्ताक्षर बहुत पूछा जाता है क्लास, बहुत पूछा जाता है हस्ताक्षर और आंसू, ये बहुत पूछा जाता है कि बहुवचन बनाइए। तो हस्ताक्षर और आंसू का कभी भी, ये हमेशा खुद ही बहुवचन है, इनका आप कोई भी वचन नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्लास 29, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ये मेरी भी कामना है अपने बच्चों से कि ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करे। तो ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये मैं इच्छा प्रकट कर रही हूँ आपके लिए, एक मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ कि आप सभी अपने लक्ष्य में सफल हों। तो ये इच्छावाचक वाक्य है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। देखिए ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये विधेय के विस्तार से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़िए। उपयुक्त वाक्य में मेरा छोटा भाई प्रशांत उद्देश्य व उद्देश्य विस्तार, धार्मिक पुस्तकें अधिक, विधेय का विस्तार तथा पढ़ता है विधेय है। जिसमें पढ़ता है ये सब्जेक्ट, जो पढ़ता है ये विधेय है, लेकिन क्या पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पे जो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है ये विधेय का विस्तार है। विस्तार कर रहा है ना, विधेय क्या है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। आपने विधेय को और बताया और उसका विस्तार करके बताया। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है। तो विधेय तो हमारा पढ़ना हुआ, क्रिया हुआ, और जो अधिक पढ़ता है तो हमने उसका विस्तार करके बताया, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने अपना पूरा समय देकर एक अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, लगाइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आप ज़रूर एक बदलाव देखेंगे। और क्लास डटे रहिए, थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए लाइफ में। मैं समझती हूँ बहुत टेंशन है, लेकिन देखिए जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या यार। जब ठान लिया तो ठान लिया, बस परेशान नहीं होना है, अब पढ़ते जाना है और सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कुछ प्रैक्टिस है ज़रूर लगाइए, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे हेल्प मिल रही है इस चैनल से, तो इस चैनल से जुड़े रहिए क्लास। इसलिए नहीं, देखिए हमारा एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं है क्लास, एक्चुअल में नहीं है। मैं अपना टाइम निकाल के पढ़ा दे रही हूँ,
बेसिक चीज़ें, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। प्लस आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, उस चीज़ की आप वैल्यू करिए। शिक्षा एक्चुअल में बहुत महंगी हो गई है, इतनी फ़ीस बच्चे नहीं दे पाते हैं, नहीं हो पाता है उनसे। तो मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप बहुत ही मन से पढ़ेंगे, अपने माता-पिता के सपनों को साकार करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास। थैंक यू।